हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल टॉपिक वाइज रिवीजन क्लास, जिसके अंतर्गत आपकी सभी प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चनों को इन्वॉल्व किया गया है। चाहे वो वनडे एग्जाम हो, चाहे वो यूपी पीसीएस प्री आरओआर का एग्जाम हो, सभी प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चनों को इसमें सम्मिलित किया गया है। इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, जो स्टूडेंट्स आपके जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उनका ऑलरेडी डेट अनाउंसमेंट हो चुकी है, जिनका एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जाना है 29 जून को। तो वहाँ पर आपके लगभग आपके 20 मार्क्स के उत्तर प्रदेश स्पेशल से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, इसलिए आपके उत्तर प्रदेश पढ़ना इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन का पैटर्न आपका मॉडरेट टू हाई ही रहने वाला है, ये ऑलरेडी आयोग ने बता चुका है, जो कि 27 अप्रैल 2025 को एग्ज़ाम हुआ था बीपीओ का। उसमें आप पैटर्न पर क्वेश्चंस को देख सकते हैं। इसी तरह से भी स्टूडेंट जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, उसके अंतर्गत भी आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल से 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इसी तरह से भी स्टूडेंट जो आपके यूपी पीएससी आरओ या फिर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं, इनका जुलाई में भी एग्ज़ाम होना है। 27 जुलाई को आरओ का एग्ज़ाम है, जबकि आपका जो यूपी पीसीएस प्री का एग्ज़ाम है अक्टूबर में कंडक्ट कराया जाना प्रस्तावित है। तो यहाँ पर भी आपके लगभग 10 से 12 क्वेश्चन तो उत्तर प्रदेश स्पेशल के पूछे ही जाते हैं, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप इन चीज़ों को पढ़ सकें। आने वाले समय में वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त किए आप कर सकें, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको हमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, सजेशन देना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आपके लिए और भी है, जूनियर असिस्टेंट की प्रैक्टिस सीरीज हम लगभग 15 मई के बाद लेकर आने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आपके 40 मार्क्स की प्रैक्टिस सीरीज होगी, जिसमें आपके 20 मार्क्स आपके उत्तर प्रदेश के होंगे और 20 मार्क्स आपके ऑल ओवर स्टार्ट किए जाएंगे। उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी आपकी प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट हो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तराई क्षेत्र की मृदा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यह महीन कणों के निक्षेपों से निर्मित होती है। इसकी मृदा समतल, दलदली, नम और उपजाऊ होती है। इस मृदा में गन्ने और धान की पैदावार अच्छी होती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर पूछ रहा है कि तराई क्षेत्र की मृदा के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है। तो यहाँ पर जो थर्ड स्टेटमेंट दे रखा था आपका, इस मृदा में आपकी ये गन्ना है, आपका क्या है, शुगर कैन है, इसको आप चेंज कर लेना थोड़ा सा। कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है? तो आप तराई क्षेत्र को समझ लीजिए। तराई क्षेत्र एक्चुअली में है क्या? मान के चलना कि ये आपका उत्तर प्रदेश का मैप है, जिसमें मैंने आपको बताया था जो ऊपरी पार्ट होता है इसे हम यानी हिमालयी पार्ट कहते हैं, हिल्स जहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक होता है भावर का क्षेत्र, दूसरा होता है आपका तराई का क्षेत्र। तो हम इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जो तराई का क्षेत्र है आपका, इसके अंतर्गत जो आपकी आने वाली नदियाँ होती हैं वो महीन मिट्टी को लेकर आती हैं। तो यही कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट आपके महीन निक्षेपों से निर्मित होती है, बिल्कुल सही है। इस मृदा में समतल, दलदली, नम और उपजाऊ होती है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नदियाँ आती हैं, बारिश सबसे अधिक होती है, तो यहाँ की मिट्टी आपकी उपजाऊ, दलदली हो जाती है। जहाँ पर आपकी नमी होगी, मृदा होगी, उपजाऊ होगी, तो वहाँ पर ईजिली शुगर कैन और धान की अच्छी पैदावार होती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। उपरोक्त में से कोई भी कथन आपका गलत नहीं है। प्रदेश के मध्य क्षेत्र की मृदा का निर्माण किस युग में हुआ है? कैम्ब्रियन युग, प्री कैम्ब्रियन युग, प्लास्टोसीन युग, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, मध्य क्षेत्र की मृदा का निर्माण किस युग में हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। मान के चलना ये आपके उत्तर प्रदेश का ये मैप है, जिसमें आपसे बोला जाता है, देखिए 3 चीज़ों में हम डिवाइड करते हैं। इसे हम कहते हैं हिल्स पार्ट, अर्थात पहाड़ी क्षेत्र। इसके बीच में होता है आपका मैदानी भाग। इस मैदानी भाग की बात की जा रही है कि मैदानी भाग का निर्माण कब हुआ है, और ये होता है आपका पठारी भाग। तो यहाँ पर किस काल में हुआ है? ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। मैदानी भाग का निर्माण आपके प्लास्टोसीन युग में हुआ है, ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 3। लेकिन जब भी आपकी पठारी क्षेत्र की बात की जाएगी तो उसका निर्माण आपके कैम्ब्रियन काल में हुआ है, इस चीज़ को भी आप लर्न रखेंगे। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 3।
प्रदेश के मध्य क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है। देखिए यहाँ पर फिर से वही पूछा गया है कि मध्य क्षेत्र में पाई जाने वाली जो मैदानी मृदा है उसके संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है। यहाँ पाई जाने वाली मृदा को क्या कहते हैं, जलोढ़ कहते हैं, कचारी कहते हैं, भात मृदा कहते हैं। इसमें पोटास और चूना की प्रचुर मात्रा मिलती है। इसके अंतर्गत फास्फोरस, नाइट्रोजन और यहाँ पर आपका जीवांश है। क्या है आपका जीवांश, लिख लेना इसको, की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसका निर्माण विभिन्न नदियों के निक्षेपण से हुआ है। स्टेटमेंट आपका गलत पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। इसके अंतर्गत नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवांश की प्रचुर मात्रा न मिलकर क्या पाई जाता है, इसकी अभाव पाया जाता है, अर्थात कमी पाई जाती है। इस बात को आप ध्यान रख लेना। यहाँ पाई जाने वाली मृदा को हम जलोढ़ मृदा, कचारी मृदा, भात मृदा भी कहते हैं और यहाँ पे पोटास और चूना की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। नदियों से निक्षेपण हुआ है। कौन कौन सी नदियाँ प्रमुख हैं आपकी, तो यमुना, आपकी गंगा, ये सभी नदियाँ क्या हैं आपकी प्रमुख हैं इसके निर्माण करने में। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा, जो कि स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। जो मृदा नदियों द्वारा प्रत्येक बाढ़ के साथ परिवर्तित होती है उसे क्या कहते हैं, खादर, कचारी, नवीन जलोढ़ या उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जो मृदा नदियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष क्या है, प्रत्येक बाढ़ के साथ में परिवर्तित होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4, उपरोक्त सभी कहते हैं, क्योंकि उसका नाम खादर भी है, कचारी भी है और नवीन जलोढ़ भी है। इस चीज़ को आप लर्न करेंगे। ध्यान रखना, जो मृदा आपकी प्रत्येक बाढ़ में परिवर्तित होती है इसका मतलब क्या क्या है, उसकी स्टेटमेंट समझ लीजिए। ऐसी मृदा आपकी उपजाऊ मृदा कहलाती है, क्योंकि इसके अंतर्गत में आपकी सिंचाई की कम मात्रा होती है। इसके अंतर्गत जो आपके प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, आपके जो माइक्रोन्स होते हैं, माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं एग्रीकल्चर के लिए जो इम्पोर्टेंट है, वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इस चीज़ को भी आप लर्न रखेंगे। यहाँ पर जो भी मैदानी मृदा होती है मैक्सिमम गंगा और यमुना के क्षेत्र के दोहाब में पाई जाती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपकी किस किस की खेती की जाती है, तो गेहूँ की और धान की प्लस गन्ने की खेती प्रचुर मात्रा में की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। ऐसी मृदा जो प्रत्येक साल आपकी परिवर्तित होती है, कचारी, खादर, नवीन जलोढ़ उपरोक्त सभी नामों से जानी जाती है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 4। खादर मृदा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपकी खादर मृदा थी मैदानी मृदा में पाई जाती है, इसके स्टेटमेंट में कौन सा गलत है। यह मृदा हल्के भूरे रंग की छिद्र युक्त महीन कणों वाली होती है। बांगर मृदा की अपेक्षा कम जल धारण करने की क्षमता होती है। चूना, पोटास, मैग्नीशियम तथा जैव तत्वों की अधिक मात्रा अधिक होती है। इसके अन्य नाम बलुआ, सिल्ट बलुआ, दोमट मटियार आदि नामों से भी जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि कौन सा कथन आपका गलत है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 2 गलत हो जाएगा। बांगर मृदा की अपेक्षा इसकी जो जल धारण करने की क्षमता होती है वो कम ना होकर क्या होती है, ज़्यादा होती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और स्टेटमेंट समझ लीजिए, महीन कणों से निर्मित होती है, क्योंकि प्रत्येक साल आपकी नदियों को बहाकर लाई जाने वाली मृदा से निर्माण होता है। इसमें पोटास, चूना, मैग्नीशियम जैव तत्वों की मात्रा अधिक पाई जाती है। दूसरे इसके नाम बलुआ, सिल्ट बलुआ, दोमट मटियार के नाम से भी जानी जाती है। एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वन वर्ड में भी स्टेटमेंट बनते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। इस बात को भी ध्यान रखना। और एक छोटा सा पॉइंट है वो भी लर्न कर लीजिए। इसकी जो उर्वरा शक्ति होती है, क्या है, जो फर्टिलिटी होती है, उर्वरा शक्ति होती है, वो इसकी सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है किसी भी मिट्टी की अपेक्षा। तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 2। बांगर मृदा के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है। देखिए बांगर मृदा के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इस मृदा क्षेत्र की मिशन परिपक्व और अधिक गहरी होती है। इनकी उर्वरा शक्ति नवीन जलोढ़ मिट्टी से अधिक होती है।
इस मृदा में कृषि के लिए अधिक खाद की आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि बांगर मृदा के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा, क्योंकि इनकी उर्वरा शक्ति नवीन जलोढ़ मिट्टी की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है, ना कि अधिक होगी। तो नंबर 1 स्टेटमेंट क्या है आपका, इस मृदा के क्षेत्र में क्या है, मृदा क्षेत्र परिपक्व और अधिक गहरी होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये आपकी नवीन बांगर मिट्टी होती है, पहले से ही जमी हुई परतें होती हैं, इसके ऊपर बनने वाली परतें नवीन मिट्टी कहलाती है, जबकि ये अधिक गहराई पर पाई जाती है और वहाँ पर प्रत्येक साल आपकी बाढ़ नहीं जाती है। इस मृदा की अधिक खाद की आवश्यकता होती है, क्योंकि उर्वरा शक्ति ऑलरेडी क्या होती है, कम होती है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। ये स्टेटमेंट आपके तीनों सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा, क्योंकि पूछा जा रहा था कि कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। प्रदेश के किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, पश्चिमी क्षेत्र, बुंदेलखंड का क्षेत्र, मध्यांचल या फिर पूर्वी क्षेत्र। देखिए यहाँ पर आपकी मरुस्थलीय मृदा के बारे में पूछा गया है कि कौन से क्षेत्र में आपकी मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है मैक्सिमम। तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत मरुस्थलीय मृदा मैक्सिमम पाई जाती है। अगर उसमें भी आपके कौन कौन से सबसे ज़्यादा मोस्ट आपके डिस्ट्रिक्ट है उनमें पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है यह आपकी मथुरा में, आपकी पाई जाती है आगरा में। आगरा और मथुरा को तो बेसिकली आप लर्न करेंगे ही करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यूपी पीसीएस प्री और वनडे एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं कि सबसे अधिक मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है। तो ऑप्शन में मथुरा और आगरा दोनों में से कोई एक दिया होता है। अब ये मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी क्षेत्र में। इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं वो समझ लीजिए। यहाँ पर इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा आपकी सॉल्टी होती है, अर्थात लवणीय मिट्टी होती है। इसके अंतर्गत आपकी फास्फोरस की कमी पाई जाती है। इसकी क्या पाई जाती है, आपकी कमी पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 1, पश्चिमी क्षेत्र में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है उत्तर प्रदेश के। काली मृदा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, काली मृदा से संबंधित है। इसे स्थानीय भाषा में करेल या कपासी मृदा कहा जाता है। प्रदेश के रोहिलखंड क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है। यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। उपयुक्त में से कोई भी स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत नहीं है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। प्रदेश के रोहिलखंड क्षेत्र में ना होकर ये कहाँ पाई जाती है, आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में आपकी पाई जाती है। कौन सी मृदा है, आपकी काली मृदा है, जो कि आपकी सबसे ज़्यादा कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 2। ये आपके रोहिलखंड क्षेत्र में ना होकर बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। इसे हम करेल या कपासी मृदा भी कहा जाता है, क्योंकि ये कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 2, क्योंकि ये बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। दूसरा, बुंदेलखंड क्षेत्र किसके लिए भी जाना जाता है आपका, तो इस मिट्टी में आपकी सोयाबीन की खेती भी बड़ी पैमाने में की जाती है। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 2। बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं, लाल मृदा, मार मृदा, परवा मृदा या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझने से पहले आप मैप देख लीजिए यूपी का, जिससे कि चीज़ें आपको समझ में आ सके कि क्या है। जैसे मान के चलना है कि ये हम हिली पार्ट्स निकालते थे, जब भी मृदा पढ़ेंगे तो ये पार्ट कहलाता है आपका भाबर का, जबकि ये पार्ट कहलाता है आपका तराई का मैदान, और इसे कहते हैं हम मैदान। यानी जो आपका मैदानी भाग होता है गंगा यमुना अन्य नदियों से बना हुआ है। जो लास्ट वाला पार्ट होता है जिसे हम पठारी भाग कहते हैं, इसकी बात की जा रही है आपकी कि पठारी भाग अर्थात बुंदेलखंड क्षेत्र में आपकी कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। यहाँ पर आपकी लाल मृदा, मार मृदा और परवा मिट्टी तीनों ही पाई जाती हैं। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 4। लाल मृदा कहाँ पाई जाती है, झांसी, फिरोजाबाद, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, गाजीपुर या उपरोक्त में से सभी।
तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। लाल मृदा के बारे में पूछा गया है, बहुत कम जगहों पर पाई जाती है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। झांसी और मिर्ज़ापुर में अधिकतर आपकी लाल मृदा पाई जाती है। इनके दो के अलावा और कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो आपकी पाई जाती है सोनभद्र में, आपकी पाई जाती है चंदौली में। तो ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं आपको ये सब लर्न करने हैं। दूसरा इसमें आपका एक पार्ट और है, यानी जो दक्षिणी भाग है, किसका दक्षिणी भाग है, आपका दक्षिणी प्रयागराज में भी इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो देखिए पहले ऑप्शन में दे रहा था कि झांसी फिरोजाबाद, तो फिरोजाबाद में तो नहीं पाई जाएगी, ना ही आपकी गाजीपुर में पाई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। झांसी और मिर्ज़ापुर में लाल मृदा पाई जाती है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 2। लाल मृदा के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है। देखिए यहाँ पे गलत स्टेटमेंट पूछा गया है। इस मृदा का निर्माण बालू में लाल बिंद चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। इसमें लौह अंश की कमी पाई जाती है। यह मृदा दलहन और तिलहन की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। उपरोक्त में से सभी कथन क्या हैं, आपके गलत हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा कथन आपका लाल मृदा के संदर्भ में गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इसमें लोहा अंश की कमी नहीं पाई जाती, जबकि ये प्रचुर मात्रा में ये पाया जाता है। इसी के कारण ये आपका लाल रंग होता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सही आंसर होगा 2। बिंद चट्टानों फूटने से बना है, क्योंकि ये कहाँ पाई जाती है, मोस्टली आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। और बुंदेलखंड क्षेत्र आपके बिंदखंड का ही क्या है, आपका पार्ट है, इसलिए वहाँ पे जो चट्टानें ब्रेक होती हैं इस मृदा का निर्माण होता है। और बुंदेलखंड क्षेत्र में आपके जहाँ पर बारिश कम होती है, दलहन और तिलहन की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 2। परवा मृदा कहाँ पाई जाती है, किशनगंज, बलिया, हमीरपुर या फिर चित्रकूट। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के ही क्वेश्चन आपके आने हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि परवा मृदा कहाँ पाई जाती है। वनडे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 3। हमीरपुर में आपकी परवा मृदा पाई जाती है। परवा मृदा को हम अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसे हम पड़वा मृदा भी कहते हैं। ये किसी भी नाम से आपकी आ सकती है, तो इस बात पे आप ध्यान रखेंगे। हमीरपुर के अलावा भी कहाँ पर ये मृदा पाई जाती है, तो एक नाम और है जिसका नाम है आपका जालौन। क्या है, जालौन में भी पाई जाती है। ये 2 जिले आप अच्छी तरह से लर्न रखेंगे। अब परवा मृदा का रंग कैसा होता है, तो ये भी आपके लाल रंग की होती है। कैसा होगी, रेड कलर की होगी। इस चीज़ को लर्न करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर आपका 3। मार मृदा अधिकतम प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है, पश्चिमी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, रोहिलखंड क्षेत्र या फिर बघेलखंड क्षेत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि मार मृदा अधिकतम किस क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है, तो ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 2। ये बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। अब इसका कलर कैसा होता है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपका पूछा जा सकता है। जिस तरह के आजकल का ट्रेंड चल रहा है, वो बहुत ज़्यादा ही टफ से टफेस्ट लेवल क्वेश्चंस आपके आंसर पूछे जा रहे हैं। हमारा जो बीपीओ का एग्ज़ाम होगा, चाहे उसको उठा के देख लीजिए, चाहे कल आपका कल या परसों आपके 2 दिन के अंतर्गत नीट के एग्ज़ाम हुए हैं, सबसे टफेस्ट लेवल के एग्ज़ाम हुए हैं दोनों ही। अगर आप बीपीओ का स्टैंडर्ड देखेंगे तो वो यूपीएससी लेवल तक के उसमें क्वेश्चन आए थे। इसी तरह से आपके नीट के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आपके मॉडरेट टू हाई क्वेश्चन ही जा रहे हैं। इसलिए कोई भी आपका जब नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा, चाहे वो यूपी एसआई हो, यूपी कांस्टेबल हो, यूपी जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे पैट 2025 हो, उनमें सभी में आपके मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन ही आने वाले हैं। इसलिए एक एक पॉइंट को हमें लर्न करते जाना है। मार मृदा का कलर कैसा होता है, तो ये आपके काले रंग की होती है। किस तरह की होती है, आपकी ब्लैक कलर की होती है। ब्लैक कलर का होने का रीज़न क्या है इसके अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत आपका सिलिकेट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, आपके सिलिकेट पाए जाते हैं। सिलिकेट कितने, लगभग 60% सिलिकेट पाए जाते हैं, इसलिए इसका कलर कैसा होता है, आपका ब्लैक कलर
होता है। इसके अंतर्गत जो पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है वो काफ़ी कम होती है। क्या होती है? पानी को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होगी वो काफ़ी लो होगी, इसलिए ये आपके अच्छी फसल करने के लिए उपयुक्त मिट्टी नहीं पाई मानी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 2 बुंदेलखंड के क्षेत्र में ये पाई जाती है। सॉरी, ये आप थोड़ा सा आंसर इसका चेंज कर लेना। ये बुंदेलखंड क्षेत्र में ना होकर कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश के में। जहाँ पर आपकी बारिश कम होती है उस क्षेत्र में ये पाई जाती है। मोस्टली आपकी जो आगरा और मथुरा का क्षेत्र है वहाँ पर ये पाई जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1, पश्चिमी जिलों में ये पाई जाती है। जल और वायु के साथ मृदा के कटने, बहने अथवा उड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? अपरदन, अपक्षय, उपयुक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जल और वायु के साथ मृदा के कटने, बहने और उड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? अपरदन कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1। अपरदन क्या होता है? जैसे मान के चलना कि ये कोई पहाड़ी है, तो यहाँ की जो एयर या जलवायु और नदियों के द्वारा यहाँ की जो मिट्टी है उसको ट्रांसफ़र करके यहाँ पे ले आया जाएगा। इसे ही अपन क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। क्योंकि मिट्टी का ट्रांसफ़र होना क्या है आपका? मिट्टी का स्थानांतरित होना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, ये क्या कहलाता है? आपका अपरदन कहलाता है। अपरदन के लिए वायु और आपकी जो जल है दोनों ही कारक आपके माने जाते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 1, अपरदन। किस प्रकार के अपरदन को किसान की मौत की संज्ञा दी जाती है? परत अपरदन, अवनालिका अपरदन, भूस्खलन अपरदन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका 2016 में यूपी SSSC लेखपाल के एग्जाम में आया हुआ है कि किस प्रकार के अपरदन को किसान की मौत कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1, परत अपरदन को कहा जाता है। मान के चलो कि ये आपका खेत है, यहाँ की जो ऊपरी वाली परतें धीमे धीमे क्या हो जाती है? इसकी मिट्टी बह जाती है, जिससे क्या होता है कि जो ऊपरी में जो आपकी उर्वरा शक्ति होती है, क्या होती है? उर्वरा शक्ति होती है वो कम हो जाती है। प्लस जो ऊपर इसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थे आपके, कौन थे? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थे, वो भी क्या हो जाते हैं? मिट्टी के साथ में बह जाते हैं। इसलिए इसको परत अपरदन कहते हैं और किसान की मौत की संज्ञा दी जाती है क्योंकि इसकी फसल क्या हो जाती है? बर्बाद हो जाती है। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 1, परत अपरदन। उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपरदन के लिए मुख्यतः कौन सी नदी प्रमुख है? गंगा, चंबल, गंडक या फिर रामगंगा। तो अवनालिका अपरदन के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी प्रमुख है? एक ही आपका नाम आना चाहिए जब भी अब अवनालिका अपरदन की बात करेंगे, वो है आपका चंबल। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। बात कर लेते हैं कि अवनालिका अपरदन मैक्सिमम कहाँ पर होता है। तो मान के चलना कि ये आपका यूपी का मैप है। ये जो पठारी भाग है यहाँ पर क्या है? ये जो पठारी भाग है आपका, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका मृदा अपरदन होता है। किसके थ्रू? अवनालिका अपरदन के थ्रू। इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है आपकी चंबल नदी। चंबल नदी जो बुंदेलखंड क्षेत्र में बहते हुए आगरा में आके मिल जाती है, इसमें इटावा में आके मिल जाती है, यमुना में। सबसे ज़्यादा आपकी ये अवनालिका अपरदन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर आपका 2। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पूर्वांचल क्षेत्र या फिर रोहिलखंड क्षेत्र। देखिए, यहाँ पे वायु अपरदन की बात की जा रही है कि सबसे ज़्यादा क्षेत्र कौन सा प्रभावित है, किसके अकॉर्डिंग? वायु अपरदन के कारण। तो ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1, पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र में भी सबसे ज़्यादा प्रभावित है वो है आपका मथुरा जिला। ध्यान रखना, मथुरा जिले प्लस आगरा, ये जो 2 ज़िले हैं मोस्ट टाइम आपके पूछे गए हैं कि वायु अपरदन से कौन से ज़िले आपके प्रभावित हैं। इसके अंतर्गत अगर आपका इटावा भी आता है तो वो भी आपका सही आंसर होगा। तो इन 3 ज़िलों को आपको लर्न करना ही करना है। बेसिकली जो आपका मथुरा है, मथुरा में एक जगह का नाम है कोसी। क्या नाम है? कोसी है आपका
कोसी की तरफ सबसे ज़्यादा ये आपका मृदा अपरदन होता है, किसके द्वारा? वायु अपरदन के द्वारा। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका यहाँ पे 1। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कार्यशील जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र में नियोजित हैं? देखिए यहाँ पे बात की जा रही है 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के कितने प्रतिशत लोग कृषि क्षेत्र और उसके संबंधित क्षेत्र में नियोजित हैं। 58.30%, 59.30%, 62.15% या 67.12%। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 2। 59.30% आपके लोग कृषि और कृषि से संबंधित कार्यों में नियोजित हैं। अब बात कर लेते हैं, इसके अंतर्गत भी 2 पार्ट हैं जिनमें आपके 29.0% लोग किसमें इन्वॉल्व हैं, तो वो आपके फार्मर्स हैं। क्या हैं? आपके फार्मर्स हैं जिन पर आपकी खुद की ज़मीन है। जबकि इसमें 30.3% आपके ऐसे हैं जो कृषक श्रमिक हैं। क्या हैं? आपके फार्मर्स हैं, लेकिन वो वर्क करते हैं एज अ लेबर। किस तरह से वर्क करते हैं? एज ए लेबर, दूसरों के खेतों में जाकर काम करते हैं या दूसरों के यहाँ पर कृषि से संबंधित क्षेत्रों में काम करते हैं। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 2। उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? 6, 7, 8 या 9? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हुआ है आपका। कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। 9 क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। प्रदेश में रबी फसल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ध्यान से समझना, रबी फसल के संबंध में पूछा जा रहा है। तो आप पहले ही समझ लीजिए कि प्रदेश में रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल तीनों ही की जाती हैं। रबी फसल की बुआई अक्टूबर से दिसंबर के मध्य की जाती है। इसमें कम जल और औसत ताप की आवश्यकता होती है। इसकी कटाई मार्च और अप्रैल में की जाती है। उपरोक्त में से कोई भी कथन आपका गलत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया रबी फसल के बारे में। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। इसके अंतर्गत कोई भी कथन आपका गलत नहीं है, क्योंकि इसकी जो फसल की बुआई है अक्टूबर दिसंबर में की जाती है, जबकि कटाई कर ली जाती है आपके मार्च या अप्रैल के अंतर्गत। इसमें कम जल और औसत ताप की आवश्यकता होती है। तीनों ही स्टेटमेंट आपके क्या हैं? सही हैं। एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं इसके? जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, करंट में ही आपकी कटाई वगैरह हुई है, जिसमें सबसे बेस्ट आता है आपका गेहूँ। गेहूँ को आप लर्न कर लीजिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार आपका पूछा गया है। और कौन कौन से आते हैं? आपकी आती है सरसों, आपकी आती है आपकी लाई। ये सभी रबी की फसल में लिखा रहा हूँ जो कि आने वाले एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। अलसी तो कई बार आपकी यूपीपीसीएस एग्ज़ाम में पूछी गई है, किस प्रकार की फसल है। इसी तरह से अभी आलू की भी खुदाई करंट में चल रही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। रबी फसल से संबंधित कोई भी कथन आपका गलत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? चावल, मक्का, मूंगफली और सरसों। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। चावल, मक्का, मूंगफली और सरसों में से आपकी सरसों की फसल किसकी है? ये आपकी रबी की फसल है। किसकी है? रबी की फसल है। खरीफ फसल के संबंधित पोर्शन समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, इस बात का आप ध्यान रखना। तो खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? तो इसकी बुआई की जाती है आपकी मई से लेकर आपके जुलाई के मंथ में, जबकि कटाई कब की जाएगी? इसकी कटाई की जाती है आपके अक्टूबर और नवंबर में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से कई बार पहले भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। और उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे? तो चावल, मक्का, मूंगफली, ये सभी आपके स्टेटमेंट हो जाएंगे या फिर मैं कहूँ उदाहरण हो जाएंगे खरीफ फसल के। तो इन सब में क्या है? आपकी सरसों नहीं है, क्योंकि इसकी बुआई की जाती है आपके अक्टूबर नवंबर में, जबकि कटाई की जाती है इसकी आपकी अप्रैल और मई में। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल का उदाहरण है? देखिए यहाँ पर कौन पूछा गया? रबी फसल का उदाहरण आपसे पूछा गया है। आप इसको चेंज कर लेना।
अरहर, मूंगफली, कपास या मटर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। मटर आपकी रबी फसल है, जबकि अरहर, मूंगफली और कपास तीनों ही आपकी क्या हैं, खरीफ फसल हैं। इस चीज़ को भी आप लर्न रखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में आए। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 4। निम्नलिखित में से गेहूं की फसल के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है। तो देखिए, गेहूं की फसल के संदर्भ में पूछा गया है, कौन सा कथन आपका गलत है। गेहूं के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। इसका औसत तापमान 10 से 15 डिग्री तक आवश्यक है। इसकी बुआई जुलाई अगस्त में की जाती है। उपरोक्त में से कोई भी कथन आपका गलत नहीं है। तो देखिए, जब आप ध्यान से समझेंगे इसके लिए, क्योंकि सर्दियों की आपकी होती है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम वर्षा होनी चाहिए। सर्दियों में वैसे ही आपका तापमान कम होता है, तो ऑलरेडी स्टेटमेंट 2 सही है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इसकी बुआई आपके कब की जाती है, अक्टूबर नवंबर में की जाती है, ना कि आपके जुलाई और अगस्त में। आपकी गेहूं की फसल कौन सी फसल है, तो आपकी रबी की फसल है, इसलिए इसकी बुआई आपकी सर्दियों में की जाती है, ना कि गर्मियों में। ऑप्शन सही आंसर होगा इसका 3। उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र की गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता है। बुंदेलखंड क्षेत्र, घाघरा गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र, गंगा जमुना दोआब क्षेत्र, यमुना चंबल दोआब क्षेत्र। तो गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता पूछी गई। उत्पादकता का मतलब होता है आपका जो प्रोडक्शन होता है वो मैक्सिमम हो, क्या हो, प्रोडक्शन क्षमता मैक्सिमम हो कितने में, पर हेक्टेयर में, तो उसे हम कहते हैं आपकी उत्पादकता। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 2। गंगा घाघरा दोआब का क्षेत्र गेहूं की सर्वाधिक आपकी उत्पादकता पाई जाती है। तो ये कहाँ पे पड़ता है वो समझ लीजिए। मान के चलना कि ये आपका उत्तर प्रदेश का मैप है। तो ये जो आपका तराई क्षेत्र मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जैसे ये आपका क्या है, भाबर का क्षेत्र है, क्या है आपका भाबर का क्षेत्र है। और ये जो तराई का क्षेत्र है, तराई के क्षेत्र के अंतर्गत ये जो वाला पार्ट है, जिसमें आपका गोरखपुर वाला जो एरिया है वो आता है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी उर्वरा होती है, बारिश सबसे ज़्यादा प्राप्त हो जाती है, एक ही फेवरेबल कंडीशंस यहाँ पर होती हैं। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 2। गंगा और घाघरा दोआब का क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है गेहूं की, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। ये भी आप लर्न कर लेना। निम्नलिखित किस क्षेत्र में चना की खेती सर्वाधिक की जाती है। रोहिलखंड, बुंदेलखंड क्षेत्र, बघेलखंड क्षेत्र या फिर पूर्वांचल। देखिए, चना की खेती के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ पर सबसे अधिक की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 2। बुंदेलखंड क्षेत्र में आपकी चना की खेती सबसे अधिक की जाती है। अब बुंदेलखंड क्षेत्र में ही चना की खेती क्यों की जाती है, इम्पोर्टेंट ये हो जाता है, क्योंकि जो आपका चना है वो किस प्रकार की फसल है आपकी, तो वो आपकी खरीफ फसल है। खरीफ फसल के लिए क्या है, तो जो चना है आपके रबी फसल का उदाहरण है। किस फसल का उदाहरण है, रबी फसल का आपका उदाहरण है, इसको आप ध्यान रखना। अब जब भी रबी फसल की अगर उदाहरण की बात की जाती है, तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो टेम्परेचर इसके लिए 15 से कितना होता है आपका, 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मिट्टी कम उपजाऊ होती है, यहाँ पर क्या होती है, कम मिट्टी उपजाऊ होगी। अगर उपजाऊ मिट्टी कम होती है, तो सिंपल सा लॉजिक है, अपने उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र का जो क्षेत्र है, सबसे कम उपजाऊ मिट्टी यहीं पर है। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 2। इसकी फसल चिकनी और उपजाऊ मिट्टी, गर्म जलवायु, बोते समय 20 डिग्री ताप, पकते समय 27 डिग्री ताप, 75 से 125 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। यह कथन किसके बारे में सही है। सरसों, चना, चावल या गन्ना। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको चीज़ें इजीली लर्न हो जाएं। तो इसकी जो क्या है, देखिए, गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। बोते टाइम 20 डिग्री टेम्परेचर, पकते टाइम आपका कितना होता है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि वर्षा अधिक मात्रा में प्राप्त होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 3। ये जो कथन दे रखा है वो चावल के बारे में
दे रखा है। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर आपका 3। देखिए चावल को एक किस्म है जिसका नाम है काला नमक। क्या नमक है? काला नमक के नाम से भी एक चावल जाना जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसकी जो पैदावार है वो कहाँ पे की जाती है? सिद्धार्थ नगर में की जाती है। इस चीज़ को भी आप लर्न रख लेना। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 3। निम्नलिखित में से कौन सी फसल के लिए सबसे कम वर्षा की आवश्यकता होती है? देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे कम वर्षा के लिए कौन सी फसल है? गन्ना, चावल, बाजरा या फिर मक्का। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा आपका 3। बाजरा की फसल के लिए सबसे कम वर्षा की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र अफीम की फैक्ट्री कहाँ स्थापित है? बाराबंकी, गाजीपुर, झांसी या फिर लखनऊ। तो एकमात्र उत्तर प्रदेश की जो अफीम की फैक्ट्री है वो कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। ये गाजीपुर में स्थित है। गाजीपुर और किसके लिए जाना जाता है? गाजीपुर जाना जाता है आपके यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस की क्या है? कब्र है, इसके लिए भी जाना जाता है। इस चीज़ को भी आप लर्न रखेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में अफीम का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उत्पादकता कहाँ होती है? प्रोडक्शन कहाँ होगा? किस ज़िले में होता है? तो आप उसे भी लर्न कर लीजिए। वो होता है आपके बाराबंकी में। कंफ्यूज नहीं होना है। बाराबंकी में इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, जबकि इसकी जो एकमात्र फैक्ट्री है वो कहाँ पर है? गाजीपुर में है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 2। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? यहाँ से क्वेश्चन आपका आना ही आना है, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन आए। दशहरी आम मलियाबाद। मलियाबाद कहाँ पर है? आपका एक जगह है जहाँ पर आपकी आम की खेती की जाती है और वो जगह है आपके लखनऊ में। सफ़ेदा व चौसा आम सहारनपुर, लंगड़ा आम वाराणसी, रटौल आम आपका प्रयागराज। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि जो आम की आपकी किस्म होती हैं वो अलग अलग ज़िलों में अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि कौन सा जो आम की फसल है कहाँ के लिए प्रचलित मात्रा में नहीं पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 4। जो रटौल आम की किस्म है या प्रजाति है वो प्रयागराज में ना पाकर कहाँ पाई जाती है? मेरठ और बागपत शहर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मेरठ और बागपत एरिया में ये पाई जाती है। इस चीज़ को भी आप लर्न रखेंगे। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर आपका 4, क्योंकि रटौल आम प्रयागराज में ना होकर कहाँ मिलता है? मेरठ में मिलता है। इलाहाबादी सफ़ेदा, लखनऊ 49, ललित सूरका किस फसल की प्रजाति है? आम, अमरूद, केला या फिर संतरा। तो देखिए जब इलाहाबादी सफ़ेदा, लखनऊ 49 ए, ललित सूरका किसकी प्रजाति हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा अमरूद की प्रजाति हैं। 2 सही आंसर होगा। इसकी जो खेती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे की जाती है? जब इसका नाम इलाहाबादी है तो ऑलरेडी ये प्रयागराज में तो की ही जाएगी। इस बात को भी आप ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा आपके प्रयागराज में की जाती है, उसके बाद आपके कौशाम्बी में की जाती है। कौशाम्बी के अलावा भी आपकी बदायूं क्षेत्र में छिटपुट मात्रा में की जाती है। ज़्यादा नहीं की जाती, लेकिन आपका जो कौशाम्बी है और आपका प्रयागराज है वो मोस्ट फेवरेबल है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका यहाँ पर 2। प्रतापगढ़ विशेषकर किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? केला, अमरूद, संतरा या फिर आंवला। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपके वनडे एग्जाम में पूछा गया है कि प्रतापगढ़ किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है या जाना जाता है? तो ऑप्शन सही आंसर होगा 4। आंवला की खेती के लिए आपका प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है अपने उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले लीची उत्पादन के लिए जाने जाते हैं? सहारनपुर, शामली, फिरोजाबाद, आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर। तो देखिए यहाँ पे जब भी लीची प्रोडक्शन की बात की जाएगी तो सबसे ज़्यादा लीची प्रोडक्शन कहाँ पे किया जाता है वो भी एक तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे ही जाने हैं। जैसे मान के चलना कि ये आपके उत्तर प्रदेश का मैप है,
तो जो आपका पश्चिमी उत्तर होता है, यानी ये जो पार्ट है अपने मेरठ वाला पार्ट है, मेरठ मंडल का जो पार्ट है, सबसे ज़्यादा यहाँ के ऊपरी तरफ ही आपको इस तरह की खेती पाई जाएगी। जब भी आप यहाँ के जो इतने भी लर्न कर लेना, जो भी आपके ज़िले हैं उन ज़िलों में आपकी खेती की जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1, सहारनपुर और शामली लीची की खेती के लिए फेमस हैं। और कौन कौन से हो सकते हैं, मुजफ्फरनगर है, मेरठ है आपका, तो इन सब में आपकी लीची की खेती की जाती है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1। निम्नलिखित में से किस जिले में संतरे की खेती की जाती है, सहारनपुर, आगरा, संभल या फिर मुरादाबाद। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये आया हुआ है कि संतरे की खेती के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला फेमस है। तो ऑप्शन सही आंसर होगा आपका यहाँ पर 1, सहारनपुर में संतरे की खेती की जाती है। सहारनपुर के अलावा और कहाँ की जाती है, तो ये आपकी की जाती है बुंदेलखंड क्षेत्र में। कहाँ पे की जाती है, बुंदेलखंड क्षेत्र में और संतरे की खेती की जाती है। इसको भी आप लर्न रखेंगे। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, शिमला, देहरादून, लखनऊ या फिर प्रयागराज। तो देखिए यहाँ पे सेंट्रल की पूछी जा रही है, तो ये कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन आपका 2015 में जो लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आया हुआ है। ये आपका जो राजस्व का एग्ज़ाम हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उसमें ये पूछा गया था। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1, शिमला में आपका स्थित है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। अब शिमला कहाँ पर स्थित है, तो शिमला आपका स्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1। सॉरी, ये उत्तराखंड ना होकर क्या है, हिमाचल प्रदेश है, उसकी राजधानी है। सॉरी, माफ़ करिएगा। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1। उत्तर प्रदेश के किस जिले में आलू अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। देखिए जहाँ पर जब भी उत्तर प्रदेश की बात की जाएगी, किस जिले में आपका आलू अनुसंधान स्थापित किया गया है, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर या फिर हापुड़। तो ऑप्शन सही आंसर होगा आपका गाजियाबाद। ध्यान से समझना, गाजियाबाद में भी एक जगह का नाम है जिसे हम बाबूगढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, बाबूगढ़ कहते हैं। बाबूगढ़ के नाम से ये कई बार क्वेश्चन आपका आया हुआ है, तो आप इसको लर्न कर लेंगे। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1, गाजियाबाद। किस फल को नवाब ब्रांड से निर्यात किया जाता है, दशहरी आम, आलू, केला या फिर संतरा। तो यहाँ पर देखिए इसको आप चेंज कर लेना, ऑप्शन नंबर 4 में आप केला लिख लेना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, कौन से फल को नवाब ब्रांड के नाम से निर्यात किया जाता है। तो नवाब ब्रांड के नाम से निर्यात क्या किया जाएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आपका पूछा भी गया है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका दशहरी आम को नवाब ब्रांड के नाम से निर्यात किया जाता है, क्योंकि इसकी जो खेती होती है वो कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा मलियाबाद में होती है। और मलियाबाद कहाँ पर है, मलियाबाद है आपका लखनऊ में। और लखनऊ को किसका शहर कहा जाता है, तो लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। तो उसी नवाब ब्रांड के नाम से ही इसका निर्यात किया जाता है। जबकि आलू का निर्यात किस नाम से किया जाता है, तो ये ताज ब्रांड से किया जाता है। इसको भी आप लर्न कर लेना। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1, दशहरी आम। निम्नलिखित में से किस जिले में निर्यातक जिला नहीं है। देखिए अलग अलग जिले दे रखे हैं जहाँ पर आपके निर्यात एक्सपोर्ट जोन बनाए गए हैं। पूछा गया कि कौन सा जिले में निर्यातक जोन आपका नहीं है, लखनऊ, सहारनपुर, आगरा या फिर प्रयागराज। तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 4, प्रयागराज में कोई भी निर्यातक जिला नहीं है या फिर आपका जोन नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि आगरा से क्या निर्यात किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा पोटैटो यहीं से निर्यात किया जाता है, आपका आलू सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है। जबकि लखनऊ में से क्या निर्यात किया जाता है, तो आपका जो दशहरी आम वगैरह होते हैं वो सबसे ज़्यादा यहीं पर आपके निर्यात किए जाते हैं। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर आपका 4, प्रयागराज में कोई भी निर्यात जिला नहीं है। किस जिले में प्रेगनेंसी एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई, मुजफ्फरनगर, कन्नौज, लखनऊ या फिर आगरा। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना, प्रेगनेंसी के बारे में बात की जा रही है। प्रेगनेंसी एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना कहाँ पे की गई है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। प्रेगनेंसी का मतलब होता है परफ्यूम से है, किससे है, परफ्यूम से है आपका।
और जब भी परफ्यूम की बात की जाएगी तो हमारे माइंड में एक ही बात आती है, वो है आपका कन्नौज। कन्नौज को हम किस नाम से जानते हैं? तो कन्नौज को हम इत्र की नगरी के नाम से भी जानते हैं। इसको आप लर्न कर लेना। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 2। उत्तर प्रदेश अकेला मैथा तेल उत्पादन में कितना योगदान देता है? 85%, 90%, 95% या फिर 98%? तो भारत में कुल मैथा ऑयल उत्पादन का उत्तर प्रदेश कितने परसेंट अनुदान देता है? ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 90% आपका जितना भी प्रोडक्शन होता है मैदे का, उसमें उत्तर प्रदेश का पार्टिसिपेट है। जबकि भारत का वर्ल्ड के अनुसार कितना पार्टिसिपेट है, वर्ल्ड में भारत कितना प्रोडक्शन करता है, तो वो 85% करता है इंडिया। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, 90%। महोबा जिला किसकी खेती के लिए जाना जाता है? आंवला, मेहता, पान या फिर अंगूर? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। महोबा जिला बुंदेलखंड का क्षेत्र का एक जिला है जो जाना जाता है अपने पान की खेती के लिए। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका यहाँ पर 3। अब बात कर लेते हैं कि सर ये आपका जो महोबा ज़िला है उसके अंतर्गत खेती की जाती है पान की खेती के लिए और कौन कहाँ कहाँ पर की जाती है। तो आपका 2 क्षेत्र जो आपको लर्न करने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई बार यहाँ से यूपीपीसीएस पर इवन आपके आरओ में भी क्वेश्चन 2021 में पूछे गए हैं। तो एक नाम लर्न कर लेना, बरही मानपुर। क्या नाम है आपका? बरही मानपुर एक क्षेत्र है जो आपका स्थित है बांदा में। यहाँ पे भी आपकी पान की खेती की जाती है। इसी प्रकार एक क्षेत्र का नाम और है, जिससे नाम है पाली क्षेत्र। क्या है? पाली क्षेत्र है जो स्थित है आपके कहाँ पर? ये स्थित है आपके ललितपुर में। और सबसे ज़्यादा आपकी खेती यहीं पर आपकी की जाती है पान की। ये फेमस है। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 3। देखिए क्वेश्चन आपका आ ही गया है। पान की खेती के लिए सुप्रसिद्ध आपका पाली क्षेत्र किसकी खेती के लिए जाना जाता है? पान की खेती के लिए जाना जाता है, किस जिले में स्थित है? झांसी, ललितपुर, जालौन या बांदा? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। ये आपका स्थित है ललितपुर में। जबकि बांदा में क्या स्थित है जहाँ पर की जाती है? तो वो है आपका बरही मानपुर। क्या है? बरही मानपुर। इसको भी आप लर्न कर लेना। ललितपुर किसके लिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा फेमस है? तो वो आपका यूरेनियम के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 2। राज्य सरकार द्वारा पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई? 1944, 1945, 1940 या 1948? तो राज्य सरकार के द्वारा पशुओं की निगरानी करने के लिए पशु विभाग की स्थापना 1944 में की गई है। इसको भी आप लर्न करना, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1। राज्य में पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, आगरा, फैजाबाद या फिर कानपुर? तो उत्तर प्रदेश में आपका पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपके राज्य राजधानी लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा आपका 1। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बना था? इम्पोर्टेंट फैक्टर है। 1920 में ये बना था आंशिक रूप से, जबकि आपका 1935 में पूर्ण रूप से राजधानी बन गया था। कौन? लखनऊ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, क्योंकि कई बार आपका यहाँ से क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, स्टेटमेंट में क्वेश्चन आते हैं। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1। उत्तर प्रदेश में एक पशु चारा बैंक कहाँ स्थित है? लखनऊ, गाजियाबाद, झांसी या फिर हापुड़? तो आपका जो एक पशु चारा बैंक स्थित है वो है आपकी झांसी में। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 3। अब झांसी किसके लिए फेमस है? तो झांसी आपका जैसे मान के चलना, ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट होगा, ये नॉर्थ और साउथ है। तो ये जो कॉरिडोर हैं आपस में कहाँ पर मीटअप करते हैं, ये क्वेश्चन अक्सर करके आपका आता है कि आपके जो नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर है, नॉर्थ साउथ
ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है कहाँ पर आपके मीटअप करते हैं, तो वो झांसी में ही करते हैं। इसके लिए कई बार क्वेश्चन आपका आया हुआ है, तो आप इस चीज़ को लर्न रखना। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका यहाँ पर 3। आपका एक पशु चारा बैंक कहाँ स्थित है, झांसी में स्थित है। राज्य सरकार के द्वारा 1973 में कौन से जिले में ऑपरेशन फ्लड शुरू नहीं किया गया था, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ या फिर बलिया। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ गया है कि आप जब भी इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे तो ये देख लेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लागू किया गया तब पूछा गया है कि भारत सरकार के द्वारा इसे चलाया गया है तब पूछा गया है। तो देखिए यहाँ से ध्यान से ऑपरेशन फ्लड सबसे पहले समझना है कि ये किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन जो फ्लड है वो मिल्क प्रोडक्शन से आपका संबंधित है। और सेंटर सरकार के द्वारा कब से इसे स्टार्ट किया गया था, तो 1970 से और 71 के बीच में ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट किया गया था। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 1973 में 3 जिलों में स्टार्ट किया गया था। किस जिले में नहीं किया गया ये आपसे पूछा गया है, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ या फिर बलिया। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे वाराणसी में इसको प्रारंभ नहीं किया गया था। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 2। निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है, चना, गेहूँ, गन्ना, चावल, गेहूँ या चावल, ज्वार। तो ये इसमें क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश सर्व प्रमुख उत्पादक किसमें है। तो ये लेटेस्ट डाटा पर आपके आधारित क्वेश्चन है, क्योंकि आर्थिक समीक्षा 2024-25 जो आई है उससे संबंधित हमने क्वेश्चनों को ऐड किया हुआ है। ध्यान रखना जो आपकी आर्थिकी आती है आप उसे पढ़ सकते हैं। लेटेस्ट डाटा आपका ऑलरेडी अवेलेबल होता है, उसमें आर्थिकी कौन सी आएगी आपकी 24-25 की आएगी। आप उसमें सारी रिपोर्ट्स जो होती हैं लेटेस्ट आपकी होती हैं, उसी के अनुसार इस क्वेश्चन को यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। गेहूँ और चना में प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा आपका प्रोडक्ट करता है आपका कौन, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 2। इसके अलावा कौन क्या क्या आपका प्रोड्यूस करता है उत्तर प्रदेश, तो सबसे ज़्यादा खाद्यान्न भी प्रोड्यूस करता है उत्तर प्रदेश। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। सही आंसर होगा आपका 2। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ हुई थी, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी या फिर प्रयागराज। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आपका आया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में आपकी सबसे पहले प्रथम दुग्ध सहकारी समिति कहाँ स्थापना हुई है। ऑप्शन सही आंसर होगा 1, लखनऊ में इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा की गई है, तो ये आपके मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए की गई है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका यहाँ पे 1, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है, चना, मसूर, अरहर या फिर मूंग। तो देखिए यहाँ पर ये बोला गया है कि इनमें से जो फसलें उगाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में सबसे जल्दी कौन सी पक जाती है या फिर न्यूनतम अवधि रखती है। तो ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 4, मूंग की फसल सबसे जल्दी पक जाती है। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है। देखिए यहाँ पर पूछा गया कि नकदी फसल कौन सी है, आलू, गेहूँ, गन्ना या फिर दलहन। तो ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 3, गन्ना आपकी सबसे ज़्यादा नकदी फसल है उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 3। ध्यान रखना ये आपका लेटेस्ट डाटा पर आपके ये क्वेश्चनों को आधारित किया गया है। इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए, जो स्टूडेंट्स आपके जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं और जिनका एग्ज़ाम कब होने वाला है, तो इनका एग्ज़ाम होने वाला है 29 जून को। तो उनके लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ से आपके 20 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और आप आयोग किस तरह के क्वेश्चन सेट कर रहा है, आप एक डेमो दे ही चुके हैं, जो कि आपका बीपीओ का एग्ज़ाम हुआ था 27 अप्रैल को। उसमें मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन पूछे गए। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं वो इस तरह से तैयारी करें कि जिस क्वेश्चन आप उस क्वेश्चन वहाँ पर जाकर बना सको। तो आप हमारे साथ में आकर तैयारी कर सकते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित, क्योंकि हमने इसी तरह से क्वेश्चन को सेटअप किया गया है। कुछ स्टूडेंट जो आपकी तैयारी कर रहे हैं यूपी SSSC पैट की, तो वहाँ पे भी आपका
उत्तर प्रदेश स्पेशल तो आना ही आना है। तो आप हमारी वीडियो को ऑलरेडी देख सकते हैं, जिसमें आपका ये वीडियो चौथी क्लास है। इससे पहले भी आपकी 3 क्लास उत्तर प्रदेश स्पेशल की टॉपिक वाइज रिवीजन पर बहुत एक्सटेंडेड फॉर्म में आपके क्वेश्चनों को सेट किया गया है, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। इसी तरह से आने वाले टाइम पर हम जूनियर असिस्टेंट की प्रैक्टिस सीरीज लेके आने वाले हैं। उससे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले समय का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि कौन सी फसल नकदी फसल है, तो ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 3। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहते हैं? 1 एकड़ से कम भूमि वालों को, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को, 2 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को, या फिर 2.5 हेक्टेयर भूमि वालों को। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस जिले में जानवरों की पॉलीक्लिनिक नहीं है? लखनऊ, मुजफ्फरनगर या फिर झांसी और गोरखपुर। देखिए, पॉलीक्लिनिक किसे कहते हैं? जहाँ पर आपके जो पशु होते हैं उनको दवाइयाँ दी जाती हैं, उनकी जेनेटिक रिसर्च की जाती है। ये क्वेश्चन इस तरह के आपके कई बार आए हुए हैं, पहले भी आए हुए हैं और आने वाले समय में भी यहाँ से क्वेश्चन आने के पूर्ण चांस हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि किस जिले में आपका पॉलीक्लिनिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3। झांसी में कोई भी पॉलीक्लिनिक नहीं है। इस चीज़ को अभी आप लर्न रखेंगे। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर आपका 3। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? 18 जून 2004, 18 जून 2002, 18 जून 2003, 18 जून 2001। तो उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4, 18 जून 2001 को। क्यों की गई थी वो समझ लीजिए। यहाँ पर की गई थी कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा सके अपने किसान भाइयों को। अब किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन प्रदान की जा सके? वो इरिगेशन से संबंधित हो, वो संबंधित हो आपकी क्रॉप से, वो संबंध हो आपके मैनेजमेंट से, किस तरह से मैनेजमेंट करना है अपनी फसलों का। तो इसके लिए आपका एक किसान मित्र नियुक्त किया जाता था, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, जिसके कि वो आपके मिनिमम ग्रेजुएट होल्डर होना चाहिए। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका यहाँ पर 4, 18 जून 2001 को किसान मित्र योजना का प्रारंभ किया गया। प्रदेश के तराई क्षेत्र में विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म कौन सी है? सोना, तृप्ति, मसूरी या फिर काला नमक। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, यहाँ पर पूछा गया है कि आपकी चावल की किस्में कहाँ उगाई जाती है? स्पेशली सिद्धार्थनगर में उगाई जाती है। किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका काला नमक के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, यहाँ पर आपका सिद्धार्थनगर में ही जो चावल से संबंधित है महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। तो चावल महोत्सव आप कह सकते हैं उसको। तो जब भी क्वेश्चन आए तो आप सीधे सिद्धार्थनगर ही टिक करेंगे। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 4, काला नमक किसकी किस्म है? आपकी चावल की किस्म है। ऑप्शन सही होगा 4। उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 2016, 2017, 2018, 2019। तो उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना हुई है 2017 में। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 2। इसका आयोग की स्थापना क्यों करनी थी? तो यहाँ पर जो आपके फार्मर्स लोग होते हैं उनकी इनकम को बढ़ाना था। क्या करना था? इनकम को इंक्रीज़ करना था। क्या करना था? इंक्रीज़ करना था। इससे उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी थी। अब किसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी थी? तो एग्रीकल्चर के बारे में, कि कौन सी फसल करनी चाहिए, किस टाइम करनी चाहिए। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 2। 2017 में कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई क्या है? करनाल, माला, बीघा या फिर धूर। तो देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश की परंपरागत भूमि इकाई पूछी गई है। मतलब क्या है कि जो भूमि होती है किस में मापी जाती है उत्तर प्रदेश में मोस्टली? तो ये बीघा में नापी जाती है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 3। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन आपके लेखपाल में भी पूछा गया है
और आपका लेखपाल ही रिकॉर्ड रखता है कि किस तरह से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जो 1 बीघा कितने के बराबर होता है, तो जो 1 बीघा होता है वो 20 बिस्वा के बराबर होता है। इस चीज़ को भी आप लर्न कर लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका यहाँ से आया हुआ है कि 1 बीघा कितने के बराबर होता है, तो 20 बिस्वे के बराबर 1 बीघा होगा। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका यहाँ पे 3। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणी है? गेहूँ, जौ, मूंगफली, गेहूँ, चना, आलू, गेहूँ, गन्ना, आलू, गेहूँ, चना, गेहूँ और जौ। तो उत्तर प्रदेश किसकी संपूर्ण प्रदेश में अग्रणी है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। गेहूँ, गन्ना और आलू के प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश सबसे फर्स्ट रैंक पर है अपने भारत देश में। जबकि टोटल जो खाद्यान्न प्रोड्यूस होता है उसमें भी आपके उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। इसको भी आप लर्न करेंगे। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 2। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? बुंदेलखंड क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र या फिर विंध्य क्षेत्र? तो सोयाबीन की फसल मुख्यतः कहाँ उगाई जाती है उत्तर प्रदेश में? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाती है। सोयाबीन किस प्रकार की फसल है? तो ये आपकी खरीफ फसल है। किस प्रकार की फसल है आपकी? खरीफ फसल है। कहाँ पे उगाई जाती है? बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी मोस्टली वहाँ पर पाई जाती है। इस चीज़ को भी आप लर्न करेंगे। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1। इस प्रकार से हमारे आज के क्लास में हमने उत्तर प्रदेश मिट्टी और एग्रीकल्चर से संबंधित 57 क्वेश्चनों को सॉल्व किया है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए, जो स्टूडेंट्स आपके जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो वेब सीरीज़ है आपकी, जिसमें आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल टॉपिक वाइज रिवीजन है, वहाँ से आपके 20 मार्क्स आने ही आने हैं। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आने हैं। तो आपको उतने ही डीप में आपको पढ़ना भी है। कितना डीप में पढ़ना है, एक बार आप बीपीओ का पेपर देख लीजिए, जिससे कि आपको एक माइंडसेट हो जाए कि किस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। वहीं आपके जो बच्चे बेसिक से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि यूपी SSC पैट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपके लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपके नॉर्मली 10 क्वेश्चन तो आपके आने ही आने हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के। तो उसके लिए भी आप क्वेश्चंस रिवीजन कर सकते हैं। ऑलरेडी चैनल पर ये चौथा वीडियो होगा, 3 वीडियो उपलब्ध हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं, जिससे कि आपका टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का रिवीजन हो सके। आने वाले समय में किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे उस तरह से हमने क्वेश्चनों को पैटर्न को सेट किया गया है। आने वाले समय में मान के चलना कि जो 15 मई के बाद में आपके हम जूनियर असिस्टेंट की प्रैक्टिस सीरीज लेकर आने वाले हैं, जिसमें आपकी 40 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स यूपी का, 20 मार्क्स ऑलरेडी ऑल ओवर जीएस। तो इस प्रकार से आपकी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है, अगर आपका कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।